हेलो। हेलो। सभी को आवाज़ आ रही है? सब बोलो आप तो। हाँ, हेलो। सभी तक आवाज़ पहुँच पा रही है? तो आज हम जो डिपार्टमेंट की बैकबोन है और जिन पे हमारी जो कृत्रिम गर्भाधान की जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं और उसके कारण पशुपालक की जो है आय में भी हम उससे वृद्धि कर रहे हैं नियता, उसमें किस तरह के इक्विपमेंट्स की आवश्यकता रहती है, उनका किस प्रकार हमें रख-रखाव रखना चाहिए और किस प्रकार जो है इस सारे जो है प्रोग्राम पर पूरे विभाग की एक्टिविटीज़ डिपेंड रहती है, उसके ऊपर आज हम पूरी चर्चा करेंगे इस क्लास में। किस प्रकार जो है विभाग में कौन-कौन से लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स हम काम में ले रहे हैं और उनको किस प्रकार हमें उपयोग में लेना है और क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, उन सब के बारे में हम विस्तृत जो है चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट। तो जो हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए इक्विपमेंट्स काम में लेते हैं और उनमें जो सीमन स्ट्राज हैं डिफरेंट ब्रीड्स की, उनको स्टोरेज के लिए काम में लेते हैं, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन को उपयोग में लेते हैं। और इसी गैस को हम क्यों लेते हैं? क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन गैस ही एक ऐसी गैस है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर और प्रेशर पर कलरलेस है, ऑडरलेस है, नॉन टॉक्सिक है और नॉन इन्फ्लामेबल। मीन्स जब भी हम उसके साथ डील करेंगे तो वो हमें मिनिमम सैकड़ों भी जो है नॉन टॉक्सिक है, इसके साथ साथ उसमें जो हम बायोलॉजिकल मटेरियल जो स्टोर कर रहे हैं और जिसको हमें लंबे समय तक स्टोर रखना, इवन मोर देन 50 इयर्स बिफोर, जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम चालू हुआ था, तब से अब तक भी जो पुराने सीमेंट स्टेशंस हैं उनमें प्रॉपर लिक्विड नाइट्रोजन चेन को मेंटेन करते हुए उस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, विशेषकर सीमन स्ट्राल हैं और एम्ब्रियोज हैं, उनको अभी भी उसी अवस्था में स्टोर किया हुआ है और उनको अभी भी हम पुनः उसी एक्टिव स्टेज में लाकर इस कृत्रिम गर्भाधान कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये जो गैस है वो नॉन टॉक्सिक है, नॉन इन्फ्लामेबल है और इसके साथ साथ इसकी जो एक मेन प्रॉपर्टी है कि अदर गैसेस के अलावा यही एक गैस है जिसको कि हम 700 टाइम्स मोर स्मॉलर गैसियस इक्विवेलेंट में इसको स्टोरेज कर सकते हैं और इसी रूप में इसको ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये लिक्विड नाइट्रोजन गैस इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां से हमें इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में इजीली अवेलेबल होती है। कॉस्ट ऑफ जो है इसकी मिनिमम होती है, इसीलिए हम इसको, एक रीजन सबसे बड़ा ये भी है कि इसको इसलिए हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट।
जो हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स काम में ले रहे हैं, वो दो तरह के क्रायोजेनिक इक्विपमेंट हम काम में लेते हैं। फर्स्ट है लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेटर या कंटेनर। रेफ्रिजरेटर जिसमें कि हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, और हमारे यहाँ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है स्पर्म सेल या जो स्ट्राज हैं, वो ही हम इन जो क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेटर है या लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर है उनमें स्टोर करते हैं। और दूसरा, उन क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेटर्स को नियमित अंतराल में रेगुलरली लिक्विड नाइट्रोजन मेंटेन करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स की जो है संस्था वाइज नियमित रूप से लिक्विड नाइट्रोजन को सप्लाई करने के लिए नाइट्रोजन कंटेनर्स की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार दो प्रकार के जो कंटेनर्स हम इसमें काम में लेते हैं। तो बायोलॉजिकल कंटेनर्स तो वो हैं जिनमें कि हम बायोलॉजिकल मटेरियल स्पर्म सेल या स्पर्म स्ट्राज जो हैं डिफरेंट ब्रीड्स की, उनको स्टोर करते हैं और उनको समय पर उनकी फिलिंग करवाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन को स्टोर करके और डिफरेंट जो संस्थान वगैरह चल रहे हैं वो हम सेपरेट और उन जांच की फिलिंग के लिए भेजते हैं। नेक्स्ट, जो क्रायोपेनिक जार है, जिसको कि हम आप सभी लोग अभी विभाग में आए हो और हमारे विभाग की मेन जो एक्टिविटीज हैं वो कृत्रिम गर्भाधान पर डिपेंड है, और उसके लिए हम जो इक्विपमेंट काम में लेते हैं उनको क्रायोजेनिक कंटेनर, और उसमें भी दो तरह की हमने बात की। उनमें हीट लॉस अथवा हीट गेन 3 तरह से होता है। क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान का टेम्परेचर अमूमन अधिकतर समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव ही रहता है, कुछ 2 महीने के अलावा। और इस समय में जो है लिक्विड नाइट्रोजन का लॉस लगातार होता है। वो 3 तरह से होता है। कंडक्शन संवहन जिसको बोलते हैं, कन्वेक्शन संवहन जिसको बोलते हैं, कंडक्शन और रेडिएशन। और इन तीनों मीडियम से कम हीट गेन हो अथवा हीट लॉस हो, वो ही क्रेन जो है लंबे समय तक लिक्विड नाइट्रोजन को स्टोर कर पाएगा। और हमारा जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कि इसमें रखा हुआ है सीमेन स्ट्रास वगैरह, वो लंबे समय तक संरक्षित रह पाएंगे। तो इन चीजों तीनों जो मीडियम है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसका ध्यान में रखते हुए जो क्रायोकेन है उसकी स्ट्रक्चर उसी अनुरूप बनाई गई है। नेक्स्ट, इस पीपीटी में आपको क्रायोकेन का जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और क्रायोकेन जो हम काम में लेंगे, जनरली हम फील्ड में संस्था स्तर पर मैक्सिमम BA3 और कुछ संस्थाओं में BA 1.5 भी हो सकता है और BA 11 मैक्सिमम रूप से संस्था स्तर पर 3 तरह के जार ही हमारे यहाँ मिलते हैं। और ये जो क्रायोकेन्स हैं वो एल्यूमिनियम एलॉय से बने होते हैं। जैसे एरोप्लेन वगैरह है उनकी बॉडी बिल्ड रहती है, उसी प्रकार ये भी मजबूत धातु एल्यूमिनियम एलॉय से बिल्ट होते हैं। आउटर सेल भी एल्यूमिनियम एलॉय से बनी है, और इनर सेल या इनर वेसल जिसके अंदर कैनिस्टर्स होंगे, और कैनिस्टर्स में गॉबलेट्स होगी, और गॉबलेट्स के अंदर हम सीमन स्ट्रास को स्टोर रखते हैं। तो दोनों इनर एंड आउटर वेसल्स एल्यूमिनियम एलॉय की बनी होगी, और इन दोनों लेयर्स के मध्य
वैक्यूम जो कि वेंट वाल्व एक आउटर साइड में होता है, उसके माध्यम से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। और उस वैक्यूम का जो मेन फंक्शन है वो कन्वेक्शन के माध्यम से जो हीट गेन होगा उसको रोकने का कार्य वैक्यूम करता है। जबकि दो लेयर अल्टरनेट लेयर्स जो है इसमें वूल एवं एल्युमिनियम फॉइल उनकी रहती है। वूल या पेपर जो है वो कंडक्शन के माध्यम से हीट लॉस को या हीट गेन को रोकते हैं, जबकि एल्युमिनियम फॉइल जार में रेडिएशन के माध्यम से जो हीट गेन होता है या लॉस होता है उसको चेक करती है। तो इस प्रकार ट्रायल इंसुलेशन जो है इस जार में दिया गया। इसके साथ साथ जो है इसका लिड है वो स्टील अथवा एल्युमिनियम एलॉय का भी बना हो सकता है, और उसका जो लिड है वो बेकेलाइट या कॉर्क जिसको बोलते हैं उससे बना होता है। और ये सभी हाइड्रोइलास्टिक और क्रायोजेनिक ग्लू जो होता है, क्रायोजेनिक ग्लू जो कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली -2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि बॉइलिंग टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इतने लो टेम्परेचर को भी ये क्रायोजेनिक ग्लू जो है उसके प्रति भी रेजिस्टेंट होता है और लिड खराब नहीं होता। तो इस प्रकार जो है इसकी स्ट्रक्चर्स जो है बनी होती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द रेफ्रिजरेटर एंड कंटेनर। तो जैसा कि आप पीपीटी में देख रहे हैं, रेफ्रिजरेटर जिसमें कि हम बायोलॉजिकल मटेरियल सीमन स्ट्रास को स्टोर करते हैं, उसमें कैनिस्टर्स के लिए नीचे इनर वेसल्स में, क्योंकि प्रत्येक जो जार है BA3 हो, BA11 हो या BA35 हो, BA55 हो, सभी में जो है कैनिस्टर्स की व्यवस्था होती है जो बेस में होते हैं, बने होते हैं उनके लिए। और हमारे जो जार आ रहे हैं बड़े जो BA55 तक, उनमें 6 कैनिस्टर्स होते हैं और जार की कैपेसिटी के अनुसार उनमें अलग अलग नंबर ऑफ स्ट्रास हम स्टोर रखते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है रेफ्रिजरेटर एवं ट्रांसपोर्ट अप्लायंस या कंटेनर में, वो है कंटेनर में जो है जार के बेस पे एक जो है रबर का प्रोटेक्शन के लिए, इसके साथ साथ साइड्स में भी हो सकता है जार के चारों कोनों पर, ताकि जब भी हम लिक्विड नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बायोलॉजिकल रेफ्रिजरेटर्स को भरने के लिए, तो उसमें मिनिमम से मिनिमम जड़ हो और लिक्विड नाइट्रोजन का जो है लॉस कम से कम हो। तो उस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं उसमें की हुई होती है। उसी प्रकार बायोलॉजिकल रेफ्रिजरेटर में भी जो कैनिस्टर्स हैं जिनमें कि हमने सेमन स्टार्स को प्रिजर्व कर रखा है और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम से मिनिमम जर्क लगे और कैनिस्टर्स का उस बायोलॉजिकल रेफ्रिजरेटर में कम से कम मूवमेंट हो। इसके लिए उसमें कैनिस्टर्स को स्पेस देने के लिए इनर वेसल्स में स्पेस होता है जिससे कि उनका मूवमेंट नहीं होता। तो इस प्रकार बेसिक जो डिफरेंस है रेफ्रिजरेटर और कंटेनर में वो है बेस पर बना हुआ सपोर्ट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने जो भी हम जार BA3 लेते हैं या डिपार्टमेंटल बड़े जार्स वगैरह परचेज करते हैं हम, जैसे TA55 है, BA55 है, अथवा BA11 है, अथवा BA3 है या 1.5 है। तो जब भी उनको लेते हैं या परचेज करते हैं तो उससे पहले उनकी टेस्टिंग की जाती है, या जब भी आप भी जैसे अब फील्ड में आए हैं और आपको भी जिस जिस संस्था में हो सकता है लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर नहीं हो और उन्हें आवश्यकता होगी इस कृत्रिम गर्भाधान के प्रोग्राम को नियमित रूप से चलाने की और उसमें अच्छे से अच्छे बेटर रिजल्ट देने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले जो भी हम जार परचेज करेंगे उसकी थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी फॉर लिक्विड नाइट्रोजन मीन्स वो कितने लंबे समय तक उस लिक्विड नाइट्रोजन को होल्ड कर सकता है अथवा कितने समय में वो इस लिक्विड नाइट्रोजन को उसमें से लॉस हो जाता है, उसी के क्राइटेरिया के बेसिस पर उस तरह के जार्स का सिलेक्शन करते हैं। तो उसमें क्या क्या हम बेसिकली जो ध्यान रखते हैं, सबसे पहले है स्टैटिक इवोपरेशन रेट। तो जैसा नाम है स्टैटिक मतलब स्थिर अपने को रखना है जार को, जो भी जार आपके पास आया उसको एकदम क्लीन, वेल वेंटिलेटेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लगभग उसको रखना है। उसके साथ साथ स्टैटिक इवोपरेशन का मतलब है उसमें लिक्विड नाइट्रोजन भर कर वे जार जिनमें कैनिस्टर्स नहीं रखे गए हैं लिक्विड नाइट्रोजन उसमें भर देंगे और फिर स्टेबल रूप से इसको वेल वेंटिलेटेड स्थान पर रखेंगे और कितने समय में वो जो टेस्टिंग पीरियड लिया है उसमें कितनी लिक्विड नाइट्रोजन का जो है लॉस हो जाता है उसको हम स्टैटिक इवोपरेशन रेट देते हैं। तो वो अगर जार है, कोई जार अगर कम समय तक लिक्विड नाइट्रोजन को रोक पा रहा है तो उसकी स्टैटिक इवोपरेशन रेट ज़्यादा होगी, अर्थात वो लॉन्ग ड्यूरेशन चलने वाला नहीं है और हमारा जो है हमारी जो सीमन स्ट्राज हैं या एम्ब्रियोज जो हमने उसमें रख रखे हैं उनके जल्दी समय में ही खराब होने के चांसेस उसमें बने रहेंगे। तो जितनी मिनिमम स्टैटिक इवोपरेशन रेट होगी उतना ही जार बेस्ट रहेगा। उसी प्रकार सेकंड है स्टैटिक होल्डिंग टाइम। होल्डिंग टाइम मीन्स कितने समय तक वो लिक्विड नाइट्रोजन को मेंटेन करता है, जबकि उसमें कैनिस्टर जो है वो भी रखे, सॉरी कैनिस्टर्स नहीं, बिना कैनिस्टर के ही, और कितने समय पर जब उसको अनडिस्टर्ब रखा जाए तो वो कितना समय लेता है उसको हम स्टैटिक होल्डिंग टाइम्स कहते हैं। नेक्स्ट फिर है मेन वर्किंग ऑपरेशन रेट। और क्योंकि हम फील्ड में इस कार्य को करेंगे कृत्रिम गर्भाधान कार्य को, और हमारे यहाँ जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस भी डिफरेंट होती है डिफरेंट एरिया में। टेम्परेचर हमारे यहाँ विशेषकर गर्मियों में 48 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। तो हमारे जार की वर्किंग इवोपरेशन रेट भी एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ अनलीडिंग एंड यूज ऑफ सीमन स्ट्रा। आप
पर डे कितनी सीमेंट स्टार्स काम में ले रहे हैं, कितनी बार जो है जार को आपने यूज में लेने के लिए हम उसको खोल रहे हैं। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल टेम्परेचर कितना है, इसके साथ साथ आपने जार संस्था में रखते हुए एआई कर रहे हैं अथवा उसको डोर स्टेप जो एआई हम कर रहे हैं उसके लिए काम में ले रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स पर वर्किंग ऑपरेशन रेट डिपेंड करती है और वर्किंग ऑपरेशन रेट जो है क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर when it is being loaded with human star or embryos anywhere any biological material and put to use। तो उसको हम वर्किंग इवेपोरेशन रेट को स्टैटिक इवेपोरेशन रेट और एक फैक्टर 1.6 से 2 तक हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई करके जनरली निकालते। तो इस प्रकार ये वर्किंग इवेपोरेशन रेट मैन टू मैन और नंबर ऑफ एआई और नंबर ऑफ जार को कितनी बार हम खोल रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्टेप, हाँ, सामान्य रूप से जो हम हमारी जो संस्थाओं में जो क्रायोकैस काम में लेते हैं उसको एक टेबुलेटेड फॉर्म में इसमें दिखाया गया है। BA7 जिसकी की लिक्विड नाइट्रोजन कैपेसिटी 7 लीटर होती है, उसी प्रकार BA11 जैसा नाम है 11 लीटर कैपेसिटी, BA20, BA35, क्योंकि हम बायोलॉजिकल अप्लायंसेज की बात कर रहे हैं तो ये सभी जिनमें कि हम लिक्विड नाइट्रोजन के साथ साथ बायोलॉजिकल मटेरियल के रूप में सीमन स्टोर करते हैं। और BA3 तो विभाग में जो डोर स्टेप एआई है या संस्था वाइज जो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से BA7 और BA3 को ही यूज में लेते हैं। और इसमें जो चार्ट के माध्यम से स्टैटिक इवेपोरेशन रेट अलग अलग जार्स की जो अलग अलग दिखाई गई है, जैसे BA7 है तो उसकी स्टैटिक इवेपोरेशन रेट पर डे जो है लॉस होगा वो 1.35 लीटर पर डे। उसी प्रकार BA3 जो दिखाया गया है उसमें 1.5 लीटर पर डे लिक्विड नाइट्रोजन का लॉस होता है। उसी प्रकार स्टैटिक होल्डिंग टाइम्स और रिफिलिंग बायोलॉजिकल अप्लायंसेस को दिखाया गया। तो रिफिलिंग इंटरवल इस पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी जो जार की रिफिलिंग किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये एक स्टैंडर्ड जो है स्थिति दिखाई गई है इसमें। जैसे BA7 की अपन बात करें तो उसका रिफिलिंग इंटरवल 22 डेज। उसी प्रकार BA3 जो हम काम में लेते हैं नियमित रूप से एआई के लिए, उसका रिफिलिंग इंटरवल 10 डेज दिखाया गया। ये आइडियल कंडीशंस में है जहां एनवायरमेंटल टेम्परेचर कम रहता है, 20 और 27 के अप्रॉक्स जहाँ नियमित टेम्परेचर रहता है। क्योंकि राजस्थान में कंडीशंस अलग हैं और हमारे सर्दी के 2 महीनों के अतिरिक्त हमेशा 30 और 35 से अलग ऊपर टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है लगभग। तो उसी पर जो है रिफिलिंग टाइम भी या रिफिलिंग की जो अवधि है उस पर डिपेंड करती है। इसके साथ साथ
हमारे यहाँ जो एआई वर्कर्स हैं, कृत्रिम गर्भाधान जो कर रहे हैं, एरिया वाइज जैसे अच्छा प्रोडक्टिव एरिया है, वहाँ पर डे 5 to 7 एवरेज या 10 to 12 एआई पर डे, 2 स्टेप या इससे अधिक भी कुछ एआई वर्कर्स हैं जो इससे अधिक भी एआई पर डे करते हैं। तो हालांकि विभाग में हमने वीकली इंटरवल में PA3 को फिलिप करने का एक कार्य दिवस रख रखा है। सभी नोडल्स ने डिसाइड कर रखा है कि मिनिमम 7 डेज में हम हमारे जार को जो BA3 है उनको रिफिल करेंगे आवश्यक रूप से। लेकिन फिर भी जैसे गर्मी का समय है और उस समय लिक्विड नाइट्रोजन का लॉस बहुत अधिक होता है, तो उस समय हमें 3 to 4 डेज या कोई एआई वर्कर है जो 8 से 10 एआई पर डे कर रहा है, तो उसको उस जार को 3 to 4 या 5 डेज में रिफिल करने की आवश्यकता भी रहती है। जैसा एक थंब रूल है कि जो हमारा BA3 जार है उसमें जो लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल है वो मिनिमम 6 इंच, 6 इंच ही नहीं बल्कि 6.5 इंच में कहूँगा, वो हमेशा मेंटेन रहना आवश्यक है। क्योंकि हमारे जो जार है लिक्विड नाइट्रोजन BA3 जो है कंटेनर, उसमें जो कैनिस्टर्स रखे गए हैं उनकी लेंथ 6 इंच होती है और इसके साथ साथ उन कैनिस्टर्स में हम जो गोबलेट यूज लेते हैं जिनमें कि हम सीमन स्ट्रास को स्टोर करेंगे, उनकी जो लेंथ है वो अप्रोक्स 6.5 इंच के आसपास होती है। तो ये एक थंब रूल है कि हमारा जो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर है वो मिनिमम 6.5 इंच तक हमेशा फिलिप रहना चाहिए। अगर इससे नीचे लिक्विड नाइट्रोजन की जाती है लिक्विड नाइट्रोजन, तो हम उस क्रायोकेन में प्रिजर्व सीमन स्टार्च को या बायोलॉजिकल जो मटेरियल आपने उसमें रख रखा है उसकी निश्चय ही क्वालिटी डाउन कर रहे हैं, और यदि इसकी क्वालिटी डाउन होती है तो निश्चय ही जो हम इतना बड़ा प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हमारे स्टेट की इकोनॉमी बेस है और एक गरीब पशुपालक जो हमारी इस योजना से और हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है, उसके साथ हम नुकसान दे रहे हैं उसको। तो हमारा हमेशा ये मोटो रहना चाहिए कि हमारा जो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर है उसमें चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कई बार विभाग में एक से अधिक दिन की लीव्स भी होती हैं या लिक्विड नाइट्रोजन की सप्लाई में बाधा भी होती है। तो इन सब चीजों से को ओवरकम करते हुए हमें उस लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल मेंटेन करना है और उस गरीब पशुपालक को इस से उत्पन्न हुई जो समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाते हुए उसका अच्छे से अच्छा इस कार्य को संपन्न करते हुए प्रोडक्शन में सहयोग देना है। क्योंकि आप अभी विभाग में आए हैं और आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, आपको लंबे समय तक विभाग की सेवाएं देनी है
और ये जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से गरीब पशुपालक को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है। तो एक बेसिक चीज है, चाहे कितना ही अच्छा कृत्रिम गर्भाधान करता हो, लेकिन जब तक उसके पास जो मटेरियल है उसको उसने प्रॉपर प्रिजर्व नहीं करता और प्रॉपर उसको यूज में नहीं लिया, तो कितना ही बड़ा क्यों नहीं प्रोग्राम हो सरकार का, वो हमारी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो पर ईयर जो है इनकी लाइफ रिफिलिंग जो है उसका रिक्वायरमेंट चार्ट में दिया गया है। लगभग BA3 जो जार है उसमें पर ईयर लगभग हमको आइडियल कंडीशन में 54 लीटर्स जो है लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है, और इसकी आवश्यकता समय, उपयोग और वातावरण के अनुसार अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा और आगे, ये इनसे संबंधित नहीं है, और आगे नेक्स्ट नेक्स्ट इससे भी नेक्स्ट, ये भी इनसे संबंधित नहीं हो गया। हाँ, देन केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेटर्स। जो हम लिक्विड रेफ्रिजरेटर्स काम में लेंगे उनकी किस प्रकार हम केयर करें कि वो लंबी अवधि तक अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सके। इसके साथ साथ उसमें रखा हुआ बायोलॉजिकल मटेरियल है वो लंबे समय तक उसी प्रिजर्व स्थिति में किस प्रकार रखा जा सके, उसके लिए कुछ केयर्स हैं। तो कीप द रेफ्रिजरेटर ऑन वुडन प्लैंक एंड जूर कारपेट। तो जैसा अपनी संस्थाओं में हम लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर रखते हैं तो जनरली हम रफ सरफेस पे या रफ हैंडलिंग करते हैं उसकी। तो यदि हम रफ सरफेस पे रखते हैं तो भी इसकी क्वालिटी, जार की क्वालिटी भी, इसके साथ साथ उसमें रखे हुए बायोलॉजिकल मटेरियल की क्वालिटी भी, जितनी बार उसमें जर्क पड़ेंगे, क्योंकि हम एक सिंगल सेल से डील कर रहे हैं, सिंगल स्पर्म सेल से डील कर रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा भी जर्क होता है तो सेल डेड होती है और क्वालिटी जो है डाउन होती है। तो उस जार को हमें वेल वेंटिलेटेड और कारपेट जूट अथवा वुडन प्लैंक पे रखें, जिससे कि उसको डायरेक्ट जो रफ सरफेस है उससे हम बचा सके। ऑलवेज कीप द कंटेनर अपराइट पोजीशन। यदि हम जार को अपराइट पोजीशन में रखेंगे नहीं रखेंगे और यदि जार आपका टिल्ट है तो लॉस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन उसमें अधिक रहेगा। इसके साथ साथ ही डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट, यदि आपका जार सीधा ही सनलाइट के एक्सपोज कर रहा है तो जैसा हमने पहले ही पढ़ा था कि लॉस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन बाय रेडिएशन के माध्यम से लिक्विड नाइट्रोजन का लॉस होता है। तो डायरेक्ट सनलाइट से, रेडिएशन के माध्यम से जो है बहुत अधिक मात्रा में लॉस होता है और बायोलॉजिकल मटेरियल जो आपने स्टोर कर रखा है उसकी क्वालिटी उतनी ही डिटोरिएट होगी। इसके साथ साथ क्लोज द इमीडिएट आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ द सेमन डोजेज एंड आफ्टर वाइपिंग लिड विद अ ड्राई क्लॉथ। तो जैसे ही आपने, कई बार जैसे हम फील्ड में एआई करने के लिए जाते हैं और पहले प्रॉपर हीट डिटेक्शन के ही हम कंटेनर से सीमन स्टार्च को बाहर निकाल लेते हैं और सीमन स्टार्च को तो बाहर निकालते ही हैं, इसके साथ साथ जो सीमन कंटेनर है उसका लिड भी हम प्रॉपर बंद नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में
एक तो उसके अंदर बायोलॉजिकल मटेरियल है, वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहेगा तो मटेरियल वैसे खराब हो रहा है। इसके साथ साथ हीट डिटेक्शन और ऑर्गन पार्कुलेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बीच में जितना हम गैप देंगे उतना ही हमारी एफिशिएंसी या सीमन की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी उसको हम डिटोरिएट करते हैं, या सीमन स्टार्च की क्वालिटी है उसको डिटोरिएट करते हैं। तो जब भी हम लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर को खोलें उससे पहले प्रॉपर एनिमल को रेस्ट्रेन करें और प्रॉपर हीट डिटेक्शन करें, थ्रोइंग और अपना पूरा एयर किट सारा पूरा चेक कर लें, और उसके बाद ही जो है जार का लीड खोलते हुए और कैनिस्टर को अपर थर्ड तक, कैनिस्टर को कभी भी हमें जार से बाहर या उसके लीड तक नहीं लेना है, और लोअर थर्ड तक जहाँ फ्रॉस्ट लाइन है वहां तक रखते हुए ही प्रॉपर जो है इक्विपमेंट्स जो एक्स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप्स हैं उनको यूज में लेते हुए एक्स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप को लोअर थर्ड ऑफ या नेक ऑफ कंटेनर तक रखते हुए उसका टेम्परेचर डाउन करते हुए फिर सीमेंट स्टार्च को निकालने के बाद ही जो है हमें उनको यूज में लेना है और फिर ही थ्रोइंग के लिए निकालना। तो बार बार लीड्स वगैरह को खोले नहीं। इसके साथ साथ फील्ड कंडीशन में कई बार ये भी होता है कि आपका लीड निकल गया या गिर गया और आप फिर दूसरे जो भी अवेलेबल है कंटेनर उसका लीड चेंज करके लगा लेते हैं, तो उससे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि एक पार्टिकुलर कंटेनर के लिए पार्टिकुलर उसकी माउथ जो है उसके हिसाब से ही उसका लीड तैयार होता है। तो अगर उसमें ज़्यादा गैप वगैरह रहेगा तो उससे एक्स्ट्रा जो लिक्विड नाइट्रोजन का लॉस अधिक होगा। It do not stack on refrigerator above weather. Rough handling, tilting, tipping, and one side should be avoided as it may result in neck fracture. यदि नेक फ्रैक्चर हो जाता है या लिक्विड कंटेनर का जो वेंट वाल्व है वो फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में हमने बात की इनर वेसल और आउटर वेसल के बीच में जो वैक्यूम हमने क्रिएट किया था वेंट वाल्व के माध्यम से, वो वैक्यूम चला जाता है और फिर उसके कारण नेक रीजन और वेंट रीजन पर जार में मॉइस्चर्स वगैरह या आइस फॉर्मेशन आपको दिखने लगेगा। इसका मतलब है कि हमारा जार जिससे कि हम कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं वो अब खराब हो गया है और उसे तुरंत रिपेयर करवाने की आवश्यकता होती है अथवा चेंज करने की। जनरली इस तरह के जार जो हैं आसानी से रिपेयर भी हो जाते हैं। सिर्फ इसमें एक वेंट वाल्व है, वहां से जो है मैक्सिमम केसेस में जो है वेंट वाल्व से जो है वैक्यूम खराब होता है तो वापस वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है, कर दिया जाता है। नियर अबाउट कई आजकल इस तरह के हो गए जो कर देते हैं। इसके साथ जो क्रायोजेनिक ग्लू आपने लगाया है और जार को आपने टिल्ट पोजीशन में रखा है तो उसके कारण भी जार खराब हो जाती है। इसके साथ साथ एजुकेशन प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा काम ही जो है मेन तो डोर स्टेप एआई का है। आजकल मैक्सिमम जो हमारी संस्थाएं हैं या हमारे एआई वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर सर्विस देते हैं और पशुपालक के यहाँ कृत्रिम गर्भाधान का कार्य डोर टू डोर स्टेप से ज़्यादा ही होता है और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके हमें अपना बायोलॉजिकल बीए जो है 3 है उसके माध्यम से हम फीमेल स्टार्स को वहाँ तक ले जाते हैं। तो वहाँ भी ले जाने के समय ट्रांसपोर्टेशन के समय भी हमें केयर्स रखनी होती है। एक तो जार जैसे अगर आप बाइक्स वगैरह में रख रहे हैं तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है और
उस फ्रेम में एक नीचे सपोर्टिव स्पंज का जो है वो हमें इसके साथ साथ राउंडेड जो है रिंग्स वगैरह प्रॉपर जिनके वहाँ भी जो है सपोर्टिंग वूल या जो स्पंज वगैरह का हो तो उससे कम जर्क लगे तो आपको लिक्विड नाइट्रोजन रिफिलिंग की आवश्यकता भी कम होगी और जो जार की लाइफ है वो भी इससे इंक्रीज होगी। नेक्स्ट। हाँ, रैपिड इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉस्ट आइस फॉर्मेशन ऑन आउटर जैकेट आर इंडिकेशन ऑफ द वैक्यूम लॉस। तो जो लास्ट पहले बात करिए इसकी कि नेक पर हो अथवा वेंट वाल पे अगर मॉइस्चर दिखता है आपको या आइस फॉर्मेशन लग रही है, इसका मतलब है कि आपका जार अब यूजेबल नहीं रहा और उसे तुरंत रिपेयर करवाने की आवश्यकता है या चेंज करने की आवश्यकता है। अन्यथा आपने जो हाई जेनेटिक मूल्य का जो है सीमन स्टॉल्स में रखी है वो उनकी क्वालिटी हम डिटोरिएट करेंगे या हो सकता है कि वो बिल्कुल ही जो सीमन स्टॉल्स में रखा स्पर्श है बिल्कुल ही डेड हो जाए और उसके माध्यम से हम यदि किसी पशुपालक के पशु को गर्भित करें तो उस पशुपालक का हम बहुत ही बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। तो इसके लिए इससे बचने के लिए हमें हमारे जार का नियमित टेस्टिंग भी आवश्यक है, नियमित रिफिलिंग भी आवश्यक है। नेक्स्ट। टेस्टिंग इसके साथ साथ स्टेरिलाइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर। जनरली हमारे यहाँ जो जार्स वगैरह रहते हैं सब सेंटर पर स्तर पर हो या वेटनरी हॉस्पिटल्स पे स्तर पर हैं या नोडल सेल्स में हैं या एडीएलएसडी कार्यालय जिला स्तर पर जहाँ से बड़े हमारे पास कंटेनर्स वगैरह हैं PA 55 या जंबो जार्स भी हैं कई जगह जंबो OMR वगैरह जिनकी कैपेसिटीज जो है लाखों स्ट्रास में होती है। तो इन जार्स का भी जो है रेगुलर इंटरवल में स्टेरिलाइजेशन किया जाना आवश्यक है। आप लोगों ने भी डिग्री में पढ़ा होगा क्रायोजेनिक बैक्टीरिया जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर या वायरसेस जो बहुत ही लो -डिग्री टेम्परेचर पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी सरवाइव करते हैं और बायोलॉजिकल मटेरियल को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे जार जो हैं नियमित रूप से डोर स्टॉप एआई के लिए जाते हैं और यदि कंटामिनेशन उनके साथ जाता है जैसे वायरल डिजीजेज हैं जनरली FMD वगैरह की हम बात करें, यदि आप FMD एरिया से कृत्रिम गर्भाधान करके आए हैं उस रीजन से और आप नेक्स्ट डोर पे जाते हैं तो मे भी संभावना ये है कि आपके जार्स के साथ भी जो है वो वायरस या आपके साथ तो जाएगा ही जाएगा, नेक्स्ट एरिया में जा सकता है। इसके अतिरिक्त अदर भी हैं तो इसलिए रेगुलर इंटरवल में इनको जो है हमें स्टेरिलाइज करना होता है और इसका एक सिंपल जो है मेथड है एनुअली 2 बार तो मिनिमम अपने को करना ही करना है और उसके लिए जो भी आपके पास क्रायोकैन है और नोडल स्तर पर जहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन की सप्लाई की जाती है वहाँ हम जाएं और उस जार को एक थर्माकोल जो बॉक्स है जिसमें कि पहले से ही लिक्विड नाइट्रोजन रखी हुई है उसमें हम उसके कैनिस्टर्स को निकालें, उसके बाद उसकी लिक्विड नाइट्रोजन को खाली करें
और फिर उस जार को, अगर कोई वेपराइजर वगैरह है, ह्यूमिडिफायर वगैरह है आपके पास, ब्लोअर वगैरह है, तो उससे पहले इसको एकदम बिल्कुल ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद उसको अपराइट पोजीशन में रखेंगे ताकि मॉइस्चर और आइस वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है जार में। तो जब लगातार नियमित अंतराल से अगर हम काम में ले रहे हैं लंबे समय तक, तो आप लोगों ने, आप में से आप लोग तो अभी आए हैं डिपार्टमेंट में, जो पहले से यही कर रहे हैं वर्कर्स हैं, या पहले से जो डॉक्टर्स हैं जो यही कर रहे हैं, उन्होंने देखा भी होगा कि जार में से काफी मात्रा में से क्रिस्टल्स निकलते हैं, या लिक्विड नाइट्रोजन जो एक आइस फॉर्मेशन कर लेती है वो निकलती है काफी मात्रा में। और कई बार तो लंबे समय तक हमने उनको वैकेंट नहीं किया, तो नंबर ऑफ स्ट्राल भी जो है उस जार के बेस पे पड़ी हुई रहती है। तो जब आप खाली करेंगे तो उसमें ड्राई पाउडर, वो लिक्विड नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी भी हो सकती है, अथवा आइस फॉर्मेशन भी हो सकते हैं, तो वो निकलता है। इसके साथ साथ डैमेज स्ट्रास वगैरह, क्योंकि कई बार जो स्ट्रास वगैरह गिर जाती है और जब आप कैनिस्टर्स उसमें रखते हैं तो एडजस्ट नहीं हो पाता, और बार बार आप कैनिस्टर्स को ऊपर नीचे करते हुए उनको एडजस्ट करते हैं, तो इस प्रकार ये निकलते हैं। तो उसको ड्राई करके फिर 4% सॉल्यूशन ऑफ सोडा कार्ब, उससे हमें उसे स्टेलाइज करना है, और उससे कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1 to 4% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये दोनों ही जो स्टेलाइजर हैं मटेरियल, वो आसानी से सभी जगह अवेलेबल है, विभाग में भी अवेलेबल है, और इसके अलावा भी बाहर भी आप अपने स्तर से भी जो है अपने कंटेनर की, और अच्छे एआई वर्कर एआई का काम कर रहे हैं, आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, तो अपने स्तर पर भी मैनेज करके कर सकते हैं। Drain away the solution, dry the refrigerator slowly and recharge the refrigerator with the liquid nitrogen, transfer to the cement storage। और उसके बाद में जैसा कि हमने पहले किया बताया कि कंटेनर को धीरे धीरे रिफिल करेंगे, कुछ समय देखेंगे, और फिर अगर हमारा कंटेनर परफेक्ट है तो ही इसमें जो है वापस सीमेंट डोजेज को ट्रांसफर करते हुए हम उसको यूज में लेंगे। नेक्स्ट, क्या क्या रीजंस होते हैं जार के या रेफ्रिजरेटर्स के जो है लिक्विड नाइट्रोजन लॉसेज के? तो जैसे कि हम बता रहे हैं, पहले से भी आपको बताया, हाई रेट ऑफ ट्रांसफर, तो कितनी बार आप एआई वगैरह कर रहे हैं वो है, स्पिलेज कितना कर रहे हैं आप, ओवरफ्लिंग कर रहे हैं, जैसे नोडल स्टर्स पर जहाँ हम जार्ज को रिफिल करवाते हैं और जहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन को ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पर ओवरफिलिंग के कारण लिक्विड नाइट्रोजन का लॉसेस बहुत अधिक होता है। और इसके लिए विभाग में से सभी नोडल स्टर्स पर या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहां पर ऑटोमेटिक जो है ट्रांसफर डिवाइस उपलब्ध करवा रखी है। तो इस लॉस को हम प्रॉपर लिक्विड नाइट्रोजन ट्रांसफर डिवाइस को यूज में लेते हुए नोडल स्तर पर या जिला स्तर पर इनको कम कर सकते हैं। तो नियमित रूप से इसका काम में लें। इसके अलावा जिन नोडल्स पर इस तरह की डिवाइस नहीं है, वो प्रॉपर फन का यूज में लेते हुए लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर को भरें, तो भी इस लिक्विड नाइट्रोजन लॉसेस से हम उसको, विभाग को भी बचा सकते हैं, और हम मोर एफिशिएंसी के साथ, या हमारे जो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स या जार्स हैं संस्था स्तर पर उनको लंबे समय तक, जैसे अभी विभाग में कुछ समय के लिए क्राइस पीरियड भी आया था लिक्विड नाइट्रोजन का, तो इस तरह के कई बार क्राइसिस भी होते हैं, तो इस तरह के क्राइसिस को कुछ हद तक कम किए जा सकते हैं।
improper handling of कंटेनर्स यदि की जाती है तो उससे लिक्विड नाइट्रोजन, जैसे कि आप डोर टू डोर स्टेप करने के लिए जा रहे हैं और जार को प्रॉपर आपके व्हीकल में नहीं रख रहे हैं या बाइक्स वगैरह पर ले जा रहे हैं, वहाँ प्रॉपर आप जार को नहीं रख रहे हैं और वहाँ जहाँ यही कर रहे हैं वहाँ भी प्रॉपर स्पेस पे नहीं रखते हुए डायरेक्ट सनलाइट में आपने जार को रख दिया, तो इस प्रकार रफ हैंडलिंग से भी जो है लिक्विड नाइट्रोजन के लॉसेस बढ़ते हैं। Then leaving the refrigerator open for a long period of time, तो जैसे पहले भी अपन ने बात की, जहाँ भी हम यही करने के लिए जा रहे हैं तो पहले एनिमल को प्रॉपर हैंडल कराएंगे, ऑर्गन पाल्पेट करते हुए प्रॉपर हीट डिटेक्शन करेंगे और पूरा एयर किट वगैरह को प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद ही जो है रेफ्रिजरेटर को खोलते हुए थ्रोविंग के लिए स्ट्राच को निकालेंगे। तो इस प्रकार लिक्विड नाइट्रोजन के लॉसेस को हम कम कर पाएंगे। नेक्स्ट, तो टेस्टिंग की तो हमने बात कर ली वैसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये भी कर लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, टेस्टिंग ऑफ ड्रगनेस एंड रेजोनेटर। तो किस प्रकार हम अपने रेफ्रिजरेटर जो हम बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व रखने के लिए काम में ले रहे हैं, उसकी किस प्रकार टेस्टिंग, वैसे तो बता दी रफली मैंने पूरा। फिर भी दिस कैन बी डन बाय रिपीटेड कूलिंग एंड ड्राइंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर एट लीस्ट 4 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज। तो अलग अलग दिन पे हम इसको चेक करके रिपीटेड कूलिंग वगैरह और कितना ये ड्राई हो रहा है उसको चेक करके उसकी रगनेस चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप जो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर ले रहे हैं, जैसे नई संस्थाओं पे या अभी भी विभाग की कई संस्थाएं हैं जिन पर लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स नहीं है, हालांकि विभाग परचेज कर रहा है और अभी सभी तक लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स पहुंच जाएंगे। तो उस समय जब आपके पास लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स आएंगे तो उसको किस प्रकार आप चेक करें कि मैंने जो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर लिया है वो प्रॉपर काम में लेने योग्य है अथवा नहीं है, प्रॉपर चल पाएगा अथवा नहीं है। तो उसके लिए जब भी आप लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर लेंगे और उसमें लिक्विड नाइट्रोजन डालेंगे तो आपके नोडल स्तर पर जहाँ से लिक्विड नाइट्रोजन की सप्लाई की जाती है तो वहाँ पर उसकी टेस्टिंग की जानी चाहिए और उसके लिए थर्ड डे जब आप लोगे तो उसको विदाउट कैनिस्टर, जैसा कि अपन ने जो है स्टैटिक होल्डिंग टाइम जो पढ़ा था, वो सॉरी स्टैटिक इवेपोरेशन रेट और टाइम भी पहले पढ़ा था, तो उसी को फॉलो करते हुए जो है लिक्विड नाइट्रोजन को भरेंगे और लगभग 24 आवर्स के लिए उसको स्टैटिक पोजीशन में रख देंगे और उसके बाद में जो है आफ्टर 24 आवर्स जो है pour off the liquid nitrogen and permit the refrigerator to dry, repeat the process 3 or more times। तो इस प्रकार अगर वो खराब है तो अपने को उसकी स्थिति मालूम चल जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कंक्लूजन फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एआई प्रोग्राम। तो हम जो एआई प्रोग्राम जो विभाग कर रहा है पूरा, ताकि आप लोग भी इस पूरे प्रोग्राम में बहुत बड़ा सहयोग देने वाले हो और आपके परिवेश में या आपकी संस्थाओं के निकट जो गरीब पशुपालक है और जिससे आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई है और विशेषकर ट्रीटमेंट से और विभाग की योजनाओं से, और जो विभाग का सबसे बड़ा प्रोग्राम है एआई प्रोग्राम,
तो वो प्रोग्राम भी आपकी एफिशिएंसी के साथ साथ, एफिशिएंट तो आप सभी हैं, डिग्री करके आए हैं, और वो प्रोग्राम जो है एफिशिएंसी आपकी इन जार से रख रखाव, आपके परफेक्शन, आपके उस पशुपालक में विश्वास, उस सब पर निर्भर करनी है, और उसी के अनुरूप विभाग उनको जो है लाभान्वित कर पाता है। तो जो सीमन जो है स्टोरेज आप कर रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज या जो सिस्टम आप यूज में ले रहे हैं, उस पे सारा प्रोग्राम डिपेंडेंट होता है, जिला स्तर से लेकर डोर स्टेप तक। अगर इस पूरे सीमन स्टेशन से, जिला स्तर से ही नहीं, पूरे सीमन स्टेशन से लेकर और फार्मर्स डोर स्टेप तक किसी भी कारणवश लिक्विड नाइट्रोजन की चेन में डिस्टर्बेंस होता है, या आपकी जार की पुअर क्वालिटी में, या आपकी जार को रखने की, रख रखाव की एफिशिएंसी में, तो पूरा जो एआई प्रोग्राम है वो नहीं प्रॉपर रन कर पाता, और आशान्वित जो रिजल्ट है वो भी हम नहीं दे पाते। जैसे सामान्य रूप से जो है मोटे तौर पर हम देखते हैं, जो कृत्रिम गर्भाधान है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसकी सक्सेस रेट अभी तक जो हम देख पा रहे हैं थ्रू आउट इंडिया, अप्रोक्स 30 और 40% के आसपास, कुछ डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इतना ही हम देख पा रहे हैं। लेकिन यदि हम प्रॉपर एफिशिएंसी, प्रॉपर जार का रखरखाव, लिक्विड नाइट्रोजन का मेंटेन, और तकनीक की पूरी जानकारी के साथ अगर इस प्रोग्राम को करते हैं, रन करते हैं, और जैसा आप लोग करेंगे, अब सबसे आशा है, तो इस डाटा को जो अभी लगभग यही फ्लैक्चुएट हो रहा है, वो आपके माध्यम से इसको और हम आगे बढ़ा पाएंगे। आप कृत्रिम गर्भाधान तो करेंगे ही, इसके साथ साथ आपके एरिया में जो एआई वर्कर्स हैं, जो पशुधन सहायक हैं, पशु मित्र हैं, अथवा गोपाल है, या अन्य एआई वर्कर्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी आपको ही करनी है, और उसमें मॉनिटरिंग में सिर्फ आपको एक जो कृत्रिम गर्भाधान का डाटा जनरली भेज दिया जाता है, वो ही नहीं होकर इन क्रायोकेन्स का, और समय समय पर जो उनमें लिक्विड नाइट्रोजन की फिलिंग्स वगैरह है उसका, इसके साथ साथ आपकी संस्थाओं में और नोडल स्तर पर माइक्रोस्कोप भी जो है प्रोवाइड किए गए हैं अधिकतर संस्थाओं पे, या मिनिमम जो है नोडल स्तर पर तो माइक्रोस्कोप उपस्थित है, और एक डेफिनेट इंटरवल में मंथली मिनिमम हम हमारे जार से एक एक्स्ट्रा लेकर रेगुलर इंटरवल से जो है उसकी मोटिलिटी चेक करें, कि हम जो जार में बायोलॉजिकल मटेरियल जो रख रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है प्रॉपर मेंटेन कर पा रहे हैं अथवा नहीं। तो इस प्रकार जो हम रेगुलर इस प्रकार मॉनिटरिंग करेंगे, या स्टार की चेकिंग वगैरह करेंगे, तो इस प्रोग्राम को भी अच्छा रन कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम सब सेल्फ कॉन्फिडेंट में भी रहेंगे कि हम जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमन स्टार जो काम में ले रहे हैं,
उनकी क्वालिटी अच्छी है और उससे यदि पशुपालक के पशु को गर्भित किया जाता है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जब तक हमें खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होगा, और वो कॉन्फिडेंट कब होगा, जब हम प्रॉपर चीजों को फॉलो करेंगे और मॉनिटर करेंगे, सीमन क्वालिटी को नियमित अंतराल से चेक करेंगे, क्योंकि नेट राइस से अथवा थॉविंग से हम कभी भी सीमन स्ट्रास की क्वालिटी को जज नहीं कर सकते, ऐसा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। तो जब तक हम प्रॉपर रेगुलर इंटरवल से हमको नहीं देखेंगे तब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। Then sound management of the filled cryogenic refrigerators containers coupled with the timely replacement of the liquid nitrogen at regular interval of time will help and ensure the quality of frozen semen maintained at field AI centers। तो सारा जो इनका एक कंक्लूजन है कि जब तक हम लिक्विड नाइट्रोजन की चेन मेंटेन नहीं करेंगे पूरे सिस्टम में, तब तक हम क्वालिटी एआई भी नहीं कर पाएंगे और क्वालिटी रिजल्ट भी नहीं देंगे। तो वो सारा उनको मेंटेन करते हुए इस प्रोग्राम को रन करना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आप सभी के हों, पीपीटी तो फिर नेट चला लेंगे, और अभी कुछ इनसे किसी की क्वेरीज वगैरह हो एक बार खोल दो। हाँ, जिनकी यदि किसी प्रकार की क्वेरीज वगैरह है तो टाइप कर सकता है, टाइप करके भेज सकता है, ताकि जो साउंड का है वो ऑप्शन अभी क्लोज किया हुआ है। हैंड से कर सकते हैं, या हैंड से कर सकते हैं, रेज योर हैंड भी को दे देंगे। जिनकी भी क्वेरीज है वो हैंड से कर सकता है। सप्लाई ऑफ कोल्ड चेन, क्या सप्लाई ऑफ, हाँ सप्लाई ऑफ कोल्ड चेन। तो लिखे जा रहा है तो मैन पकड़ लो, ठीक है सर, थैंक यू सर फॉर इन्फॉर्मेटिव। नो सर, सप्लाई ऑफ जो कोल्ड चेन, हाँ कोल्ड चेन की हम बात कर रहे हैं। तो जो लिक्विड नाइट्रोजन जिसमें कि हम तो सीमन स्ट्रास को हमारे जार में मेंटेन करते हैं, और उसके लिए जैसा हमने इनिशियल में भी बात करी थी कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग टेम्परेचर जिसकी बात हम कर रहे थे वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हमारी जो स्ट्रास है वो लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लगभग रहती है। तो वो चेन जो है सीमन स्टेशन जो इनका प्रोडक्शन करता है, जहाँ पर सीमन स्ट्रास बनती है और फिर वहाँ पर बनने के बाद स्टोरेज होती है, एक लंबी प्रक्रिया से इनको गुजरना पड़ता है। एक ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि जो बुल्स जो सीमन देते हैं और बॉडी टेम्परेचर जो है टेस्टिकुलर टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहाँ से सीमन को हार्वेस्ट किया जाता है और उसको लैब में ले जाया
वहाँ पर 22 या 20 के आसपास टेम्परेचर मेंटेन होता है। फिर उसका डाइल्यूशन, मोटिलिटी चेक वगैरह सारा होता है, और उसके बाद उसका डाइल्यूशन होता है। फिर कभी क्लास होगी तो उसके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे, अभी ब्रीफ बता रहे हैं आपको। और फिर नाइट्रोजन को मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजर कैसे? हाँ, वो सही बता देंगे। तो वहाँ फिर प्रोडक्शन के बाद में जो है इसको स्टोर करते हैं, और वो लिक्विड नाइट्रोजन जो है -200 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर करते हैं। तो ये चेन जो है वहाँ प्रोडक्शन से लेकर और आपके जार तक मेंटेन होनी चाहिए। और जार में वो लिक्विड नाइट्रोजन जब प्रॉपर फिल होगी तभी वो जो चेन मेंटेन रहती है। और आपके जार का जो मैंने पहले ही बताया था एक थंब रूल कि आपकी जो कैनिस्टर्स हैं उनकी साइज जो है 6 इंच होती है वैसे, और 6.5 इंच तक जो है हमको जो है जार में गैस हमेशा भर के रखनी है। और इसका मेजरमेंट करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन के जो मेजरमेंट है उसको करने के लिए आपकी संस्थाओं में जो सब सेंटर है अथवा सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, या नोडल स्टाफ है, सभी पे लिक्विड नाइट्रोजन मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस भेजी हुई है। अब आप लोग ध्यान से देखना, आपकी संस्थाओं में सभी में है भी, देखी नहीं होगी आपने। ब्लैक कलर की जो है एक स्केल आपको मिलेगी, सभी संस्थाओं में है, मेजरमेंट स्केल है। और उसके माध्यम से एक नियमित अंतराल में जो है आप लेवल ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो उसमें करना है भी, जो मेजरमेंट डिवाइस है प्लास्टिक का है, ब्लैक कलर का। तो इसको क्लोज कर। तो उस डिवाइस को अपने को जार का ढक्कन खोलना है और लिक्विड नाइट्रोजन जो है कंटेनर है उसमें डिप करना है। और जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे, क्योंकि उसमें लिक्विड नाइट्रोजन में -200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो जैसे ही बाहर निकालोगे उसमें जो है आइस फॉर्मेशन होगा, फ्रॉस्ट जमेगी, और उसके आधार पर जो है अपने जार का जो है लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल जो है देख सकते हैं, आसानी से जज कर सकते हैं। तो और किसी की इसके अतिरिक्त कोई क्वेरी हो? हाँ, स्टेरिलाइजेशन ऑफ जार। वैसे तो जब भी आपको लग रहा है कि किसी इंफेक्टेड एरिया में या आपके जार में किसी तरह की ट्रबल है तो अपन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एनुअली 2 बार तो हमें स्टेरिलाइजेशन करना ही करना है। तो 2 बार हम करें तो बेस्ट रहता है। और भी कई कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें कि हमें स्टेरिलाइजेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। और एनुअली तो 2 बार तो करना ही है, जिससे कि हम उसमें प्रिजर्व जो सीमन स्टार्स है उनकी क्वालिटी को मेंटेन कर सके। अब आगे क्लास को पढ़ानी है या आगे क्लास को और रन करें या थोड़ा सा और? तो ये तो हमने जो है क्रायोजेंस के बारे में जो है अपनी पूरी जो एक जानकारी थी रफली वो हमने शेयर की है आपसे। अब जो आप फील्ड में जब कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए जाओगे तो आपके पास एआई किट होगा, और उस एआई किट में आपके पास एआई गन होगी, शीट होगी, स्ट्राज होगी, थॉविंग यूनिट होगी, सीजर्स होगी, साइटोकटर होगा, स्टेरलाइजेशन के लिए या स्पिट वगैरह होगी, फुल स्लीव्स होगी, और सबसे बड़ा जो पार्ट है
ट्रेन भी उसी में होगा, साथ ही होगा। तो हमें किन किन जो है इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है वो हम बाद में ब्रीफ में और पढ़ेंगे। पहले जो मेन हम सीमेंट स्टाफ जो है, किस तरह की आप सीमेंट स्टाफ जो वहाँ काम में लोगे उसके बारे में ब्रीफ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट तो आप जब अभी आप संस्था में आपने चार्ज भी ले लिया है और मोटे रूप से आपने स्टार्स वगैरह भी देख ली और आप में से अधिक ने सिंसियर हैं, आप नए नए आए हैं और नए नए विभाग में आए हैं तो उत्सुकता भी रहती है सभी चीज़ों को जानने के लिए। तो आप लोगों ने जार को देखा भी अच्छी तरह और उसमें स्टार्स वगैरह किस तरह की हैं और आपके जो कलीग्स हैं वो एआई वगैरह कर रहे हैं उनसे पेरिवस आपने पूछा भी है कई बार। तो हम जो जार में अभी फिलहाल जो स्टार जो काम में ले रहे हैं, जो गॉबलेट आपने देखी होगी, इसमें फिलहाल हम मिनी स्टार्स काम में ले रहे हैं। कुछ समय पहले हम मीडियम स्टार्स भी काम में लेते थे और मिनी जो स्टार्स है जिनको कि हम फ्रेंच मिनी के नाम से जानते हैं, उनमें जो आप जो यूज में ले रहे हैं स्टार, उनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सीमन जो है वो 25 ml हम पढ़ के आए हैं रिकॉर्डेड बुक्स वगैरह में। और फिजिकली अब जब हम देखते हैं, आगे कभी क्लास में बताएंगे पूरा और भी, तो उसमें नॉर्मली वैसे 0.2 ml जो है सीमन ही उसमें आता है और जो मीडियम स्टार्स हैं उसमें लगभग 0.51 या 0.2 ml तक ही सीमन जो है उसमें स्टोर रहता है और उसकी लेंथ वगैरह जो है 133 ml। और इसमें जो है 20 बिलियन ऑफ स्पर्म सेल जो है इस वॉल्यूम में जो है स्टोर की जाती है, 20 मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल। नेक्स्ट। जो स्ट्रा अपने काम में लेंगे और क्वालिटी चेकअप या आप जब भी स्ट्रा को काम में लेंगे उससे पहले प्रॉपर उसको देखेंगे और उसमें सबसे जो मेन अपने स्तर की जो बात होती है वो है कि वो जो स्ट्रा है वो प्रॉपर फिल है अथवा नहीं है। अगर स्ट्रा में ट्रांसपेरेंसी नहीं है किसी कारणवश, क्योंकि कई बार इवन स्टेशन जो है वहां पर भी टेंडर प्रक्रिया वगैरह होती है, कई बार ट्रांसपेरेंट स्ट्रा नहीं आ पाती और कई बार जो फिलिंग और सीलिंग वाली जो प्रोसेस है सीमन स्टेशन में, तो वहां भी त्रुटिवश ह्यूमन ही वर्क करता है। तो त्रुटिवश कई बार जो है ब्लैंक स्ट्रास भी जो है प्रोसेस में आ जाती है, वो भी सप्लाई में आ जाती है। तो जब भी हम आप थ्रोइंग करेंगे उस समय अगर स्ट्रा खाली है तो अपने आप ही वो जो है फ्लोट करने लग जाती है जनरली। और या फिर आप नए टाइप से देखते हैं तो ट्रांसपेरेंट स्ट्रा में जो है खाली दिखती है और यदि आप देखते हैं और खाली रखती है तो फिर इस प्रकार की स्ट्रा को हम यूज में नहीं लें, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती के कारण जो पशुपालक 2 साल से या 3 साल से अपनी बछड़ी को तैयार कर रहा है उससे प्रोडक्शन लेने के लिए, और एक हमारी छोटी सी गलती के कारण वो कंसीव होने से रुक जाती है, तो उसे बहुत ही बड़ा हम लॉस, मैनीफोल्ड लॉस दे देते हैं। तो उससे बचने के लिए स्ट्रा का जो है प्रॉपर चेकअप भी होना जरूरी है। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो स्ट्राज हम काम में लेंगे उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है डिटेल होती है। सबसे पहले है बुल नेम, बुल नंबर। तो बुल नेम जो भी सीमेन स्टेशन वगैरह हैं वहाँ
डिफरेंट ब्रीड्स के जो बुल्स वगैरह हैं, बड़े सीमन स्टेशंस में तो नाम देना संभव नहीं होता, लेकिन जो छोटे सीमन स्टेशंस हैं उनमें जो है बुल्स को पर्टिकुलर नेम दे देते हैं जो हैंडलर होता है उसको। तो उससे जब हैंडलर उसको बाय नेम बुलाता है तो अच्छी एफिशिएंसी से वर्क करता है और क्वालिटी सीमन उससे जो है बोले स्लाइड में। तो हम जो सीमन स्टार्स के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें बीच में जो है नेटवर्क का इंटरप्शन आ गया था, उसके कारण हम रुक गए थे। और सीमन स्टार से जो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बात कर रहे थे हम सीमन स्टार्स पे कि जो हम सीमन स्टार जो काम में लेंगे उन पे क्या क्या डिटेल होती है, लिखी हुई होती है, और उन डिटेल्स का क्या क्या यूज होता है, उन इंफॉर्मेशन का, और उनका किस प्रकार महत्व होता है। तो सबसे पहले हमने जो बात करी थी, सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो स्टार्स पे ये तो होती है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अगर नहीं जुड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चले। तो सबसे पहले जो डिटेल होती है बुल नेम, नेक्स्ट जो है बुल नंबर। तो अभी हम बात कर रहे थे बुल नंबर्स की। तो विभाग जो है, विभाग ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो है सभी एनिमल्स को हम यूनिवर्सल टैग से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो उसी प्रकार बुल सेमेन स्टेशन भी इसको फॉलो करते हैं। और 12 डिजिट्स के
नंबर्स उनको अलॉट किए जाते हैं, तो वो बुल नंबर्स की जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं वो बुल नंबर के रूप में उस स्टार से अंकित होती है, और उन बुल्स का ब्यौरा ऑनलाइन भी आप उस बुल्स का लास्ट डिजिट ऑनलाइन चेक करेंगे, पर्टिकुलर जो सीमन स्टेशन है उसके नेम में जाके, तो उस बुल की पूरी डिटेल, पेडिग्री डिटेल जो है, या उसकी प्रोडक्शन से संबंधित डैम सील्ड एज और जो है क्वालिटी एस्पेक्ट वगैरह, या किस तरह से वो बुल उस सुमन स्टेशन ने परचेज किया है, किस प्रकार के प्रोग्राम से आया है, वो सारी डिटेल हमें ऑनलाइन मिल जाती है। तो वो नंबर्स उसमें फीड होते हैं। इसके साथ साथ ब्रीड, तो किस ब्रीड का बुल है, बफेलो है, बफेलो में भी मुर्रा है या सूरती है या मैसाना है अथवा अन्य कोई ब्रीड है। उसी प्रकार काऊ में गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, राठी है अथवा अन्य कोई ब्रीड है, उसकी डिटेल उसमें लिखी हुई होगी। देन नेक्स्ट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन इन स्टार्स का प्रोडक्शन करवा रहा है उसका नेम, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में जो है 2 ही सीमन स्टेशन हैं, और वो भी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है चलाता है, तो उसका नाम। उसी प्रकार बाहर से अगर सीमन हम परचेज करते हैं, साबरमती आश्रम गौशाला है, SAG वगैरह है, या KLDB है, UPLDB है, HLDB है, हरियाणा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, या केरला लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है। इस प्रकार जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से सीमन परचेज किया जा रहा है उसका नाम। देन नेम ऑफ द प्रोडक्शन स्टेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एक से अधिक सीमन स्टेशन हो सकते हैं, तो जिस पार्टिकुलर सीमन स्टेशन का जो है हिस्सा आप काम में ले रहे हैं उसका उसमें नाम होगा। इसके साथ साथ बैच नंबर्स ऑफ द स्टॉक, कौन से साल में कौन से दिन उसका प्रोडक्शन लिया गया है, वो बैच नंबर्स के रूप में इस पर डिटेल होती है। जैसे कोई बुल है और उसका फरवरी लास्ट या मार्च में जैसे सीमन कलेक्शन किया हुआ है, तो लगभग उस पर उस दिन का 61 या 63 जो भी है मार्च में डे है, वो नंबर होगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो है नहीं चीजें, इसी का जो भी मैक्सिमम तो इसका मैक्सिमम जो है यूज जो है उसका, इसके साथ साथ बैच नंबर, यील्ड वगैरह वो सारा इस पे प्रिंटेड रहता है, लिखा है, और उस सारी इंफॉर्मेशन को उस पे लिखी होती है, जिससे कि AI वर्कर जब AI करने के लिए जा रहा है डोर स्टेप और एनिमल ऑनर से उसने उसकी डिटेल ली, उसने उसको बताया कि मेरी जो बछड़ी है या मेरी जो गाय है उसका प्रोडक्शन पर ईयर 300 डेज में इतना है, तो उसको जज करते हुए स्ट्रा पर लिखी हुई डैम सील्ड प्रिंटेड होती है हर स्ट्रा पे, उसके आधार पर ही उसको स्ट्रा को यूज में लेना होता है, जिससे कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो उसकी मदर से अधिक मिल्क का प्रोडक्शन दे सके। तो इस प्रकार सारी जो है डिटेल्स वो उस स्टार पे प्रिंट होती है। तो आज की जो है क्लास हम यहीं तक लेंगे, और आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी वगैरह हो तो मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, और
वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, संयुक्त निदेशक कार्यालय जयपुर, रिगार्डिंग सिविल स्टाफ, एआई प्रोग्राम या एआई टेक्निक संबंधित किसी तरह की भी आपके या फील्ड एआई से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी हो या किसी तरह की डिफिकल्टी आपको आ रही है, तो आप बिना किसी झिझक के कांटेक्ट कर सकते हैं और विभाग को जो आपसे आशा है उसको पूरा हो करें। मैं लिखता हूँ ना सर, नंबर बताइए। 9784 78 42 30 डॉक्टर रमेश शर्मा। जिसको भी लेना है मेरे चैट रूम में डाल दिया। चैट में डाल दिए। चैट में डाल दिया। हाँ, जो भी है इंफॉर्मेशन। तो बता दें कि चैट रूम में आपके डाल दिए हैं मोबाइल नंबर और नाम। हाँ, इन वजह को भी कर लिया। आप सबको विभाग में आने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो और आपका विभाग में उज्जवल भविष्य हो और इस विभाग को भी आप ऊंचाइयों तक ले जाए। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।